हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 3 वीडियो में हम आपको पूरा अम्ल और भस्म के बारे में पढ़ा चुके हैं। यानी कि पिछले 3 वीडियो में हम आपको बहुत सारे वैसे प्रश्न बताए हैं जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और पिछले 3 वीडियो में हम आपको पूरा अम्ल और भस्म समाप्त कर दिए थे। और आज के इस क्लास में हम आपको इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे, यानी कि लवण के बारे में पढ़ाएंगे। आपको हम बता दें कि अगर आपके परीक्षा में इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा तो वह लवण से ही पूछा जाएगा। इसलिए यह वाला टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो फिर यह पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बताएंगे उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बताएं अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लवण के बारे में जानेंगे कि लवण का परिभाषा क्या होता है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या परिभाषा होगा। इन सभी चीज के बारे में हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि लवण को अंग्रेजी में साल्ट बोला जाता है। ऐसे आप लोग नमक को भी साल्ट बोलते होंगे, तो हम आपको बता दें कि नमक को ही लवण बोला जाता है। ठीक है, नमक को ही क्या बोला जाता है, लवण बोला जाता है। और हम आपको बताए थे कि जब अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होता है तो लवण और जल बनता है। ठीक है, अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। देख रहे हैं, अम्ल जोड़ भस्म बराबर लवण प्लस जल। तो जो यहां पर हमारा लवण बन रहा है, इसी लवण के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि लवण वैसे आयनिक यौगिकों को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। यानी कि अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले आयनिक यौगिक को लवण कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, काफी आसान भी है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो हम लोग परिभाषा इसका क्या लिखेंगे कि लवण वैसे आयनिक यौगिकों को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। काफी सिंपल है, अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले आयनिक यौगिकों को क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। जिसका उदाहरण KCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आपको बता दें कि लवण जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। और जो 3 प्रकार होते हैं वह अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अब 3 कौन कौन से भागों में बांटा गया है इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको लवण का परिभाषा याद हो गया। काफी सिंपल है कि अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले आयनिक यौगिकों को लवण बोलते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अम्लीय लवण। सबसे पहला क्या है, अम्लीय लवण। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि वैसा लवण जिसमें अम्ल का कुछ गुण विद्यमान रहता है उसे हम लोग अम्लीय लवण बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अम्लीय लवण, यानी कि लवण तो है लेकिन कैसा है, अम्लीय है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ गुण अम्ल का मौजूद है। तो अम्लीय लवण का परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराते हैं और उसके बाद जो लवण प्राप्त होता है उसे ही हम लोग अम्लीय लवण बोलते हैं। जैसे यहां पर लोग समझिए, देख रहे हैं कि एक प्रबल अम्ल ले लिए और एक दुर्बल भस्म ले लिए। चूंकि हम लोग अम्लीय लवण को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अम्लीय लवण है, इसका मतलब कि जो उसमें अम्ल होगा वह प्रबल होगा, यानी कि अम्ल स्ट्रांग होगा। इसलिए हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के बीच अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, अम्लीय लवण बनेगा। और जल तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में ही हम आपको बता दिए हैं कि अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। तो पहला तो आप
आप लोग समझ गए होंगे कि जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, अम्लीय लवण बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए HCl के बारे में आप लोग जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक प्रबल अम्ल है, और MgOH का Dihol2 हम लोग ले लिए जो कि एक दुर्बल भस्म है। तो एक प्रबल अम्ल HCl और एक दुर्बल भस्म MgOH के Dihol2 के बीच अभिक्रिया कराए तो MgCl2 प्राप्त हुआ जो कि एक अम्लीय लवण है। यानी कि जो MgCl2 हो जाएगा इसमें अम्ल के गुण मौजूद रहेंगे, यानी कि हल्का खट्टा भी लगेगा और इसका pH मान 7 से भी कम होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये लवण है तो इसका pH मान 7 से कम कैसे होगा, लवण का तो pH मान 7 होता है। तो हम आपको क्या बोले, अम्लीय लवण, यानी कि अम्ल का कुछ गुण उसमें मौजूद है और अम्ल का गुण जैसे ही मौजूद है तो उसका pH मान 7 से कम आएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा लवण प्राप्त हुआ यह अम्लीय गुण का है और इसलिए इसका pH मान 7 से कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, लवण 3 प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे पहला लवण होता है अम्लीय लवण। और यह कैसे बनता है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के बीच अभिक्रिया कराने से। अब जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है भास्मिक लवण। पहला बताए अम्लीय लवण और दूसरा भास्मिक लवण या फिर क्षारीय लवण भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो जिस प्रकार से अम्लीय लवण बताए उसमें हम आपको बताए कि लवण तो होगा लेकिन उसमें अम्ल का गुण मौजूद रहेगा, उसी प्रकार से भास्मिक लवण में लवण तो होगा लेकिन उसमें भस्म का कुछ गुण मौजूद रहेगा। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम आपको अम्लीय लवण पढ़ा रहे थे, उसमें प्रबल कौन था, अम्ल था, लेकिन यहाँ पर भास्मिक लवण में अम्ल प्रबल नहीं होगा बल्कि भस्म प्रबल होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया एक प्रबल भस्म के साथ कराते हैं, ठीक है, दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया एक प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होगा वो वही भास्मिक लवण कहलाएगा। ठीक है, काफी सिंपल है। अम्ल कैसा होना चाहिए, दुर्बल, लेकिन भस्म कैसा होना चाहिए, प्रबल, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर भास्मिक लवण पढ़ रहे हैं तो इसलिए जो लवण प्राप्त होगा वह क्षारीय होगा, जिसमें कि क्षार के बहुत सारे गुण मौजूद रहेंगे जो कि स्वाद में कड़वा होगा, pH मान 7 से अधिक होगा। इसलिए आप लोग देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि एक दुर्बल अम्ल ले लिए H2CO3 और एक प्रबल भस्म ले लिए NaOH, और यह दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो लवण प्राप्त हुआ Na2CO3 यह भास्मिक होगा, यानी कि इसमें भस्म के कुछ गुण मौजूद रहेंगे, यानी कि यह स्वाद में हल्का सा कड़वा लगेगा और इसका pH मान भी 7 से अधिक होगा। तो आप लोग को पता है कि 7 से कम यदि pH मान होता है तो वह अम्ल होता है, यदि 7 होता है तो वह उदासीन होता है, और यदि 7 से अधिक होता है तो वह भस्म होता है। तो यहाँ पर हम लोग भास्मिक लवण पढ़ रहे हैं, तो भास्मिक लवण में जो लवण बनेगा उसका pH मान 7 से अधिक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि भास्मिक लवण के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो तीसरा नंबर है वह है सामान्य लवण, जिसको कि आप लोग साधारण लवण भी बोलते हैं। साधारण लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। Na मतलब क्या हो गया, सोडियम, और Cl से क्लोराइड हो गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। तो देखिए सामान्य लवण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अम्लीय लवण में अम्ल प्रबल होता था और भास्मिक लवण में भस्म प्रबल होता था, लेकिन सामान्य लवण में दोनों प्रबल होगा। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया एक प्रबल भस्म के साथ कराएंगे और उसके बाद जो हमारा लवण प्राप्त होगा वह सामान्य लवण कहलाएगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि अम्ल भी प्रबल है और भस्म भी प्रबल है, यानी कि दोनों स्ट्रॉन्ग है, और यह दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा लवण बनेगा वह सामान्य लवण बनेगा। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि सामान्य लवण यानी कि साधारण लवण कैसे बनाया जाता है, तो इसके बारे में अभी हम आगे आपको विस्तार रूप से बताएंगे। सिर्फ इतना ही आपको नहीं लिखना है कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप साधारण लवण बन जाएगा। यह तो सिंपल सा एक ट्रिक हो गया जो कि सामान्य लवण का परिभाषा हो गया, लेकिन कैसे बनता है इसका एक पूरा प्रोसेस है जो कि अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर 3 प्रकार के लवण हम आपको बताए, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और सामान्य लवण, और यह तीनों के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जैसे देख लीजिए जो सामान्य लवण होता है इसका एक एग्जाम्पल भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक प्रबल अम्ल में हम लोग HCl ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि एक प्रबल अम्ल है, और एक प्रबल भस्म ले लिए NaOH, और यह दोनों का जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे और उसके बाद जो लवण प्राप्त होगा वह साधारण लवण होगा, यानी कि सामान्य लवण होगा।
होगा और इसका pH मान 7 होगा। 7 क्यों होगा? क्योंकि न तो इसमें अम्ल का कुछ गुण रहेगा और न ही भस्म का कुछ गुण रहेगा, यानी कि यह उदासीन होगा। और आप लोग जानते हैं कि उदासीन का pH मान 7 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि लवण के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि लवण किसे कहते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण क्या होता है, भास्मिक लवण क्या होता है और सामान्य लवण क्या होता है। तो यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए इसके अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है एवं रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि साधारण लवण का निर्माण कैसे होता है, यानी कि NaCl का निर्माण कैसे होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कहने का मतलब कि HCl प्लस NaOH जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? NaCl बनता है। तो सेम इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका सूत्र NaCl होता है। इतना तो आपको याद ही होगा कि इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। अब हम लोग इसका देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl एवं जल का निर्माण होता है, जो अभी हम आपको बता रहे थे। यहां पर देख लीजिए, HCl प्लस NaOH। अभी हम आपको यह सूत्र बता रहे थे जब सामान्य लवण पढ़ा रहे थे। तो जब HCl और NaOH का अभिक्रिया होगा तो हमारा NaCl बन जाएगा और प्लस में H2O यानी कि जल का निर्माण होगा। तो इतना तो अभी हम आपको बता दिए थे। तो जो हमारा NaCl यहाँ पर बना, इसी को हम लोग साधारण लवण बोलते हैं। ऐसे हम आपको बता दें कि जो नमक का निर्माण होता है वह समुद्र के माध्यम से होता है, क्योंकि इस विधि से नमक बनाना काफ़ी महंगा पड़ता है। इस वजह से क्या करते हैं, नमक बनाने वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वह बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा खोद देती है, और गड्ढा खोदने के बाद जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का पानी उस गड्ढे में भर जाता है। और जब समुद्र का पानी उस गड्ढे में भर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पानी का बाष्पीकरण हो जाता है और पानी बाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है, और पानी में जो मिला हुआ लवण था यानी कि जो नमक था उसका ढेर लग जाता है। और फिर उसी ढेर को उठा लिया जाता है और उसको कारखाना में ले जा करके उसको सफाई करते हैं, उसमें केमिकल मिलाते हैं, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है और उसके बाद फिर उसको पैकेट में बंद करके मार्केट में बेचा जाता है। यह वाला जो विधि होता है वह काफ़ी सिंपल विधि होता है और इसमें खर्चा भी कम पड़ता है। इस वजह से नमक आपको इतना सस्ता मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग यह करना शुरू कर देंगे कि HCl को मिलाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे, तो यह वाला जो विधि होता है यह काफ़ी महंगा विधि होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो इस वजह से नमक बनाने का जो सिंपल विधि है वह समुद्र का पानी ही होता है कि सीधे सीधे समुद्र के पानी को वाष्प बन करके उड़ा दो और उसके बाद उससे जो नमक प्राप्त हुआ बस उसको शुद्ध करके उसमें आयोडीन मिला दो। तो इसी प्रकार से नमक का निर्माण होता है। लेकिन यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि NaCl का निर्माण कैसे होता है, यानी कि साधारण लवण का निर्माण कैसे होता है, तो आपको विधि यही लिखना है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl एवं जल का निर्माण होता है। अब चलिए, इसमें कुछ अशुद्धि भी जमा होता है। ध्यान रखिएगा कि जब साधारण नमक को हम लोग बनाते हैं तो इसमें बहुत सारा अशुद्धि होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कौन कौन रहता है। तो ध्यान रखिएगा, साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में CaCO3 रहता है, MgSO4 रहता है, MgCl2 रहता है और Na2SO4 रहता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इन चारों का नाम तक नहीं जानते होंगे। उनको नहीं पता होगा कि CaCO3 मतलब क्या होता है, MgSO4 मतलब क्या होता है, MgCl2 मतलब क्या होता है, Na2SO4 मतलब क्या होता है। तो वैसे स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। हम आपको बता रहे हैं CaCO3 कहने का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए हम आपको बताए थे कि जो इसका सूत्र होता है आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कैल्शियम
का सूत्र आपको याद है तो Ca होता है। और कार्बोनेट के बारे में तो हम आपको पिछले क्लास में ही बताए थे कि जिसके अंत में भी CO3 लगा हुआ रहे उसको कार्बोनेट बोलेंगे, और यदि HCO3 लगा हुआ रहे तो फिर उसको हम लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पहचानने के लिए। तो यहाँ पर CaCO3 है तो Ca से कैल्शियम हो गया और CO3 से कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। उसी प्रकार से MgSO4 है तो Mg का मतलब आप लोग जानते हैं मैग्नीशियम होता है, और SO4 को हम लोग सल्फेट बोलते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। MgCl2 है तो Mg के बारे में आप लोग जानते हैं कि Mg से मैग्नीशियम होता है, और Cl से तो आप लोग जानते हैं कि Cl से क्लोराइड होता है, लेकिन Cl2 है तो डाइक्लोराइड हो जाएगा, यानी कि MgCl2 कहने का मतलब कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। उसी प्रकार से Na2SO4 तो Na का मतलब आप लोग जानते हैं सोडियम होता है, और SO4 मतलब अभी हम आपको बताएं कि सल्फेट होता है, यानी कि सोडियम सल्फेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड और Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। तो उम्मीद करते हैं कि अब से यह चारों नाम आपको ध्यान से याद रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में यही चारों विद्यमान होता है। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है। आप लोग के घर में नमक तो जरूर रहता होगा, कोई भी ऐसा घर नहीं जिस घर में नमक न हो। तो नमक आप लोग देखते होंगे कि बरसात के दिन में पसीजने लगता है, चिपचिपा हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा कि नमक में MgCl2 जो रहता है, जो अभी हम आपको बता रहे थे कि नमक में MgCl2 जो रहता है मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, यह अशुद्धि के रूप में रहता है, जो कि एक प्रस्वेदी के रूप में कार्य करता है। प्रस्वेदी कहने का मतलब कि जो नमी को अवशोषित कर लेता है, यानी कि जो वायुमंडल में नमी है उसको अवशोषण कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो नमक होता है उसमें अशुद्धि के रूप में MgCl2 उपस्थित रहता है, जो कि प्रस्वेदी के रूप में कार्य करता है। और प्रस्वेदी का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेना। तो यदि अब आपसे पूछा जाएगा कि बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है, तो आप लोग बड़े आराम से बता दीजिएगा कि साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड रहता है, जो कि एक प्रस्वेदी के रूप में कार्य करता है। और प्रस्वेदी का अर्थ क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेना। आप लोग जानते होंगे कि वायुमंडल में नमी रहता है, बरसात के दिन में तो और ज़्यादा नमी रहता है, और उसको अवशोषित कर लेता है। और जाहिर सी बात है कि जब अवशोषित कर लेगा तो वह चिपचिपा हो जाएगा, उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाएगा। ऐसे भी आप लोग को बोला जाता होगा कि नमक के डिब्बा को हमेशा झांक करके ही रखना चाहिए, यानी कि जिस डिब्बा में नमक रखा हुआ है उस डिब्बा का ढक्कन खोल करके नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसको लगा देना चाहिए। क्यों लगा देना चाहिए? इसके पीछे एक दूसरा कारण भी है कि जो आयोडीन होता है कहीं वह उड़ न जाए। जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि कपूर को यदि हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो कपूर धीरे धीरे उड़ जाता है, और देखते होंगे कि जहां पर रखे हैं कपूर वहां से गायब हो जाता है। उसी प्रकार से आयोडीन भी होता है, यदि आप लोग आयोडीन को खुले में छोड़ देंगे तो आयोडीन धीरे धीरे उड़ जाएगा, और जब नमक में से आयोडीन ही उड़ गया तो फिर आपको आयोडीन युक्त नमक खाने से तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमेशा जिस डिब्बे में नमक रखा जाता है उस डिब्बे का ढक्कन लगा करके रखा जाता है। हो सकता है कि कभी कभी यह वाला प्रश्न भी पूछ देता है कि जिस डिब्बे में नमक रखा जाता है उस डिब्बे का ढक्कन नहीं खुला रखना चाहिए, क्यों? तो इसका जवाब यही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं। ऐसे देख लीजिए, यदि हम लोग समुद्र के पानी को सुखा करके नमक बना रहे हैं तो उसमें तो आयोडीन नहीं होगा, उसमें बाहर से आयोडीन मिलाना पड़ता है। यानी कि जब शुद्धिकरण के लिए उस नमक को, जो समुद्र से मिला है हमको नमक, उस नमक को शुद्धिकरण के लिए जब कारखाना में भेजा जाता है तो वहां पर उसमें आयोडीन मिला दिया जाता है। तो आयोडीन मिलाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं या फिर पोटेशियम आयोडाइड ट्राई ऑक्साइड मिलाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड जिसका सूत्र Ki होता है, K से पोटेशियम होता है, आप लोग जानते हैं पोटेशियम का संकेत K होता है, और I से आयोडाइड हो गया। तो पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, या फिर KiO3 यानी कि पोटेशियम
पोटेशियम आयोडाइड ट्राई ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा कि नमक में आयोडीन मौजूद नहीं होता है, बल्कि बाहर से उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। और आयोडीन आपके शरीर के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि आप लोग आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो आपको घेघा रोग हो जाएगा, जो कि गला में होता है। और घेघा रोग में होता कुछ नहीं है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बस गला में हल्का सा सूजन आ जाता है। तो घेघा रोग से बचने के लिए ही हमेशा डॉक्टर सलाह देते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ऐसे तो नमक बहुत सारा बाजार में मिलता है, आप लोग देखते होंगे, सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है, लेकिन सस्ते नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सस्ता नमक में उतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आयोडीन नहीं पाया जाता है, लेकिन महंगे नमक में हमेशा प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। जैसे टाटा का नमक आप लोग खाते होंगे तो उसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि साधारण नमक में आयोडीन मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो उसमें कौन सा पदार्थ मिलाते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड ट्राई ऑक्साइड। अब उसके बाद है कि साधारण नमक के उपयोग को लिखें कि साधारण नमक का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो यह वाला प्रश्न तो आप लोग जानते ही होंगे कि साधारण नमक का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। जैसे भोजन बनाने में नमक का उपयोग होता है, भोजन पचाने में होता है, अचार बनाने में होता है और मुरब्बा बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एवं विरंजक चूर्ण बनाने में, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है, जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, यानी कि विरंजक चूर्ण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो साधारण नमक यानी कि नीमक का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, आप लोग तो यह काफ़ी सिंपल है, आप लोग बड़े आराम से लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी कि NaCl के जलीय विलयन में, जो साधारण नमक होता है उसके जलीय विलयन में यदि हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा, तो क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा, तो हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, हमेशा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में ही, ऐसा नहीं कि पाउडर ले लिया और पाउडर में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जो नमक ले लिए और नमक में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो नहीं, उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न न पूछ करके, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से होता है, ऐसे न पूछ करके आपसे पूछ दिया जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। तो ध्यान रखना है, क्लोर क्षार अभिक्रिया हम लोग इसी को बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को ही क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम लोग इसको समीकरण के माध्यम से यदि समझेंगे, जैसे देख लीजिए, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड ले लिए और H2O यानी कि जल ले लिए, क्योंकि हमको जलीय विलयन बनाना है तो जलीय विलयन बनाने के लिए जल लेना पड़ेगा। तो NaCl प्लस H2O, और यदि हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaOH प्राप्त होगा, Cl2 यानी कि क्लोरीन प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्लोर क्षार अभिक्रिया भी आप लोग समझ गए होंगे, और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है यह भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए देखिए, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है। जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, तो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो इन तीनों में से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह तीनों तो मिला हुआ रहेगा। तो देखिए, विद्युत धारा में दो छोर होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस अभिक्रिया में जो एनोड होगा उस पर क्लोरीन गैस जाकर के जमा हो जाएगा। यानी कि विद्युत धारा है, इसमें दो छोर है, मान लिया जाए कि इधर एनोड है और इधर कैथोड है, तो इस पर हमारा क्लोरीन गैस आकर के जमा हो जाएगा। यानी कि एनोड पर क्लोरीन गैस जमा होगा और जो कैथोड है इसी पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना है तो जो कैथोड पर जमा होगा इसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे, और यदि क्लोरीन प्राप्त करना है तो जो एनोड पर जमा होगा इसको हम लोग क्लोरीन प्राप्त कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह वाला प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ
गए होंगे कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होता है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आपसे परीक्षा में चाहे ऐसे करके पूछा जाए या फिर क्लोर क्षार अभिक्रिया पूछा जाए, दोनों में से किसी भी तरह से पूछा जाए आप लोग जरूर बता देंगे। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, और इसी प्रश्न में से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होता है, तो कैथोड पर प्राप्त होता है। तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त होता है, तो एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होता है, तो कैथोड पर प्राप्त होता है। और तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो अभी हम आपको बताएं कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का निर्माण होता है। तो NaOH का निर्माण कैसे होता है, काफी सिंपल है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से। तो यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरीन गैस का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में लिखना है। क्लोरीन गैस के उपयोगों को लिखें। तो इसका जवाब होगा कि जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने के लिए, यानी कि जो पीने वाला जल होता है उसमें जितने सारे भी रोगाणु होते हैं वह क्लोरीन गैस से आसानी से मर जाता है। तो जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए और HCl गैस के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में HCl अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आप सभी लोगों के पेट में भी पाया जाता है। उसके बाद कपड़ों और कागज का विरंजन बनाने में, कपड़ा बनाने में भी क्लोरीन गैस का उपयोग होता है और कागज बनाने में भी, और ध्यान रखिएगा दोनों का विरंजन बनाने में भी। और उसके बाद चौथा हम लोग लिख देंगे कि PVC और CFC के निर्माण में। CFC मतलब आप लोग जानते होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और PVC कहने का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, कभी कभी PVC का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यदि आपसे क्लोरीन गैस का उपयोग पूछ दिया जाए परीक्षा में तो काफी सिंपल है कि जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने के लिए, विरंजक चूर्ण और HCl के निर्माण में, कपड़ों और कागज के विरंजन बनाने में, और PVC और CFC के निर्माण में। काफी सिंपल है। चलिए अब अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन का क्या उपयोग होता है, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में लिखना है। यह सभी जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं सारे लघु तरीके का प्रश्न है, यानी कि आपके परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाएगा, और जितने सारे भी प्रश्न बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रॉकेट के ईंधन के रूप में, जो रॉकेट का ईंधन होता है, ईंधन कहने का मतलब जिस प्रकार से आप लोग बाइक में पेट्रोल डालते हैं तो वह ईंधन पर चलता है, उसी प्रकार से रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। उसके बाद अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, तो अमोनिया के निर्माण में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में। 4 उपयोग आप लोग हाइड्रोजन का भी ध्यान रखिएगा, और अभी ऊपर में आपको 4 उपयोग बताए थे क्लोरीन का भी, तो दोनों आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लिखें, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। यानी कि हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे NaCl में, यानी कि सोडियम क्लोराइड में, तो जो 3 चीज बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, यह तीनों का उपयोग हम लोग बारी बारी से देख लिए कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि धातुओं पर से ग्रीज को हटाने में, ग्रीज कहने का मतलब ग्रीस होता है, आप लोग जानते होंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पर बैरिंग लगा होता है या फिर कहीं घिसने वाला जो सामान होता है वहां पर ग्रीज लगा दिया जाता है ताकि चिकना से वह न घिसे। तो वहां पर से ग्रीज को हटाने के लिए क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। उसके बाद साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में और कागज के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। उसके बाद कृत्रिम वस्त्र बनाने में, रेशा बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और उसके बाद बॉक्साइड का शुद्धिकरण करने में भी इसका उपयोग होता है। तो क्लोरीन का भी 4 उपयोग हम आपको बताए,
हाइड्रोजन का भी 4 उपयोग बताए और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 4 उपयोग बताए। यह तीनों आप लोग लिख करके अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन वाला जो है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं पर से ग्रीज हटाने में, साबुन अपमार्जक बनाने में, उसके बाद कृत्रिम वस्त्र हो गया, रेशा हो गया, कृत्रिम फाइबर बनाने में और बॉक्साइट का शुद्धिकरण करने में। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण क्या होता है। यह वाला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष लगभग परीक्षा में पूछा ही जाता है या फिर आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि व्यंजक चूर्ण क्या होता है। तो यह वाला प्रश्न तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे और शायद अगले वीडियो में यह चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बताए, जितने सारे भी टॉपिक बताएं, सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे तरीके से पूरा प्रश्न समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।